मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। मित्रों, अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास तमस के भाग 2 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अधजगी गलियों में उसे शांति का आभास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियां खनकने की आवाज आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा, नल के किनारे दो तीन औरतें अपने अपने घड़े सामने रखी बैठी बतिया रही थी। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पांव से टकराकर कोई चीज बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थी गलियों में लिपटे कंकड़ और गूथे आटे का पुतला, और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपचियां थी। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खीज उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आमतौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त होकर फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहां से वह गली में दाखिल हुआ था, वहां कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे। एक दो धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर महमदू हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे, और गली के अगले छोर तक पहुंचते पहुंचते फिर मुसलमान शेखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज आई, या अल्लाह, कुल दी खैर, कुल दा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर फिर किसी लसलसी चीज में धंस गया, और वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया, और जहां पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहां एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशगुन इस ठोकर ने जैसे धो पोछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी, और आसमान से छींटा नहीं पड़ रहा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती, तो मोहल्लों में मनचले लड़के टूटे घड़े से गोबर और गाय घोड़े का मूत्र इकट्ठा करके किसी मूजी के घर की ड्योढ़ी में फेंक आते थे। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी पानी कर रहा था। पास ही किसी घर में से प्याले खनकने और साथ में चूड़ियां खनकने की आवाज आई। चाय तैयार हो रही थी। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे मुंह से गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे में माथा नवाने जा रही है। नत्थु ने मन ही मन कहा। बड़े सहज सामान्य ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो गया था। तभी गली की सिरे की ओर से नत्थु को इकतारा बजाने और साथ में किसी फकीर के गाने की आवाज आई।
यह आवाज वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फकीर को कभी देखा नहीं था। प्रभात के झुटपुटे में यह फकीर अक्सर एक तारा बजाता और धीमी आवाज में गाता हुआ शहर की गलियों में से गुजर जाया करता था, विशेषकर रमजान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सुबह सवेरे उठकर अपना रोजा खोलते थे। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा, फकीर ऊंचे कद का, लंबे छरहरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोगा, और कंधे पर से बड़ा सा झोला लटक रहा था। नत्थु रुक गया। वह चाहता था कि फकीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़े। तैनू गाफला जाग न आई, चिड़िया बोल रहीगा, है गाफिल तू अभी तक सोया पड़ा है, जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फकीर गीत गाता हुआ आ रहा था। एक तारे की धीमी सी आवाज, जो अक्सर नत्थु के सपनों में घुल मिल जाया करती थी और सोए सोए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फकीर के हाथ में दे दिया। अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहें, फकीर ने दुआ दी। नत्थु आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ कुछ उजाले में आ गया। यहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुंच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे दो तीन तागे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ीवान अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। पास में बैठी दो औरतें गोबर की थिपियां बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातःकाल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अगड़ाइयां ले रही थी। नत्थु को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, छकड़ा कहाँ तक पहुंचा होगा, वह किस ओर जा रहा होगा। बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही यह अनायास से उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुंच चुका होगा? संभव है सलोतरी के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थु के मुंह से गाली निकली, क्या दिन के वक्त सुअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोतरी को मरे हुए सुअर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर कहीं सुअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भौंडी रात काटी थी। पसीना, सुअर की बू, बंद कोठरी, सुअर की हुंकारे। 3 बार सुअर ने अपनी थुथनी से उसके पैर चाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों पर से नोच डाली थी। सुअर के मरने तक नत्थु स्वयं अधमरा सा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली, जहां नत्थु का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बज रहा था। इस वक्त इसकी आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुनाई ही नहीं पड़ती थी, शहर के शोर में खो जाती थी। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। आवाजें बढ़ रही थी। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग बखारते अपनी छड़ियां सड़क पर पटपटाते घूमने जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए बकरियों का दूध बेचने निकल पड़ा था। नत्थु के कदम फिर शिथिल पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मजा आ रहा था। अब वह गाड़ी वालों का मोहल्ला लांग आया था।
और इमामदीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने वाले सर्कस लगा करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस। यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करते थे। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज की मंडी के पास सटे हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमामदीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज आई। प्रभात का अंधेरा एक ओर परत छनकर गिर गया था और आसपास के घर कुछ कुछ साफ नजर आने लगे थे। नत्थु रेलिंग पर से उतर आया और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमामदीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सहसा याद हो गया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने दो एक बार मुराद अली को उस ओर से आते देखा था। यूं तो मुराद अली शहर भर में घूमता था, अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता, कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नजर आया करता था। उसकी घनी काली मूछों के बीच कभी भी उसके दांत नजर नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नजर नहीं आते थे, केवल बाछें खिल जाती थी और उसके गोल मटोल चेहरे में छोटी छोटी पैनी आंखें सांप की आंखों की तरह चमकती रहती थी। क्या मालूम यही कहीं फिर से नजर आ जाए। यहां से चल देना ही बेहतर है, अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सुअर की लाश उठवा देने के बाद वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतजार करे, पर नत्थू वहां से भाग आया था। सुअर कटाई के पैसे मिल गए तो वहां क्यों कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक सकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फकीर के गाने की आवाज आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाज अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थु समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज्यादा ही जलसे जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थु की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नजदीक पहुंची तो नत्थु एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। दो एक के सिर पर सफेद गाधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज टोपी थी। दो एक सरदार भी थे, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नत्थु ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थु को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं।
इन तीन आदमियों में से एक के सिर पर रोमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहिब, आप भी पहले हमारे साथी थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आजाद क्या हिंदू हैं या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। मौलाना आजाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे एक कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेत दाबे हुए आगे बढ़ आया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप, ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जर्नैल, बस बस जर्नैल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जर्नैल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फौज का आदमी हूं, मैं सबको जानता हूं, आपको भी जानता हूं। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वह वृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा, रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहां से पहुंच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया? गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया था। यहां से उसे मुराद अली भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वहीं बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है यहां से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने यह देख लिया तो वह जरूर डेरे पर पहुंच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में।
मित्रों, उपन्यास तमस के प्रथम खंड के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।